हाय गाइस। तो हम क्लास 9 का चतुर्भुज चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में कुछ चतुर्भुज के प्रकार पहले पढ़ रखे थे और आज उसके आगे के प्रकार पढ़ेंगे। मैं देख लेती हूँ। हमने वर्ग पढ़ लिया था, आयताकार पढ़ लिया था, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया था। आज हम विषम चतुर्भुज पढ़ेंगे, पतंग पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। ये तीनों आज हम कवर करेंगे और इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट करके एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो चलिए हम विषम कोण चतुर्भुज से शुरू करते हैं। इसके जो आगे है वर्ग, आयताकार और समांतर चतुर्भुज, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 में कंप्लीट किया हुआ है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे वीडियोज में। अब आगे की 3 आज कवर करते हैं। तो ये रहा हमारा विषम कोण चतुर्भुज। तो विषम कोण चतुर्भुज होता क्या है, हम पहले सारे के सारे इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर हम इसको फिगर से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। विषम पक्ष समान होता है, सभी पक्ष समान होता है। क्या है? सभी पक्ष समान होता है। तो विषम कोण चतुर्भुज में सभी पक्ष जो है समान होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आसन कोण का योग 180 होता है और विकर्ण लंबवत होते हैं। विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसको फिगर के थ्रू एक एक करके समझते हैं। चलिए स्केल इसके लिए रहा। हाँ, तो सबसे पहले सभी पक्ष समान होते हैं। तो सभी पक्ष हम समान विषम कोण चतुर्भुज में बना लेते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं P, Q, R और S। तो सारे इसके जितने भी पक्ष हैं वो क्या है? एक समान है। अब आते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे कोण P और कोण R, कोण P और कोण R बराबर है। जितना ये है P है उतना ही R है, जितना हमारा P है उतना R है। सम्मुख कोण, सामने वाला जो कोण है वो बराबर है। सम्मुख मतलब क्या होता है? सामने वाला कोण है वो बराबर है। तो P बराबर R है और Q बराबर हमारा S है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है P बराबर हमारा R है और हमारा Q बराबर हमारा S है। तो सम्मुख कोण क्या होता है? विषम कोण में बराबर होता है, जो आमने सामने वाली कोण होती है। आसन कोण, आसन कोण क्या होता है? आसन कोण का योग 180 होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आसन कोण क्या होता है। पहले भी मैंने बता रखा है, एक बार और बताती हूँ। आसन कोण जो होता है वो बगल वाला होता है। जैसे कि हमारा P और Q को अगर हम जोड़ दें, P बराबर Q, तो हमारा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो आसन कोण क्या होता है? आसन कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आसन कोण का योग 180 होता है। जैसे P प्लस Q इज इक्वल टू 180। इसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे S प्लस R, S कोण प्लस R कोण भी 180 होगा और P प्लस S भी 180 होगा। तो जो बगल वाला कोण होता है विषम कोण चतुर्भुज में वो 180 होता है। अब थर्ड लाइन पे आते हैं। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ पे आते हैं। विकर्ण लंबवत होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? इसमें लंबवत होते हैं। हमने विकर्ण की बात पहले भी की है, पीछे भी की है। विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जैसे P और Q को क्या करेगा? विकर्ण समद्विभाजित करेगा। लाइए यहाँ पे बना देती हूँ विकर्ण, एक विकर्ण बना देती हूँ स्केल से और एक विकर्ण यहाँ बना देती हूँ और इसका नाम दे देती हूँ O। ठीक है। तो विकर्ण लंबवत होते हैं। विकर्ण देखिए लंबवत है और विकर्ण भी समद्विभाजित होते हैं। जैसे P
ओ इज इक्वल टू ओ एस, पी ओ इज इक्वल टू ओ एस। तो जो विकर्ण है उसको ओ बिंदु क्या कर दे रहा है, समद्विभाजित कर दे रहा है, दो समान भागों में बांट दे रहा है। उसी तरह से ओ क्यू और ओ एस भी क्या है, समद्विभाजित है, दो बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ये में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज पहले थ्योरी देख लेते हैं, 2 लाइन का ही थ्योरी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद फिगर के थ्रू समझते हैं। तो समलंब चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, और गैर समांतर चतुर्भुज का कोण का योग 180 होता है। तो इसको हम फिगर के थ्रू थ्योरी को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ये कैसे बनता है, चलिए। तो पहले स्केल से एक लाइन और नीचे वाला लाइन थोड़ा सा इससे पहले ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, ये रहा, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ, अब इसको इस तरह से मिला लिया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि मैंने ए बी पहले ही ले रखा है, ए बी सी डी, तो इसको उसी हिसाब से ए बी सी डी कर देते हैं। ए बी सी और डी। तो चलिए समझते हैं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, समानांतर होता है। तो क्या होता है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ए बी समांतर है डी सी का। एक युग्म में क्या है, समांतर है यहाँ पे। तो समांतर को क्या हम कैसे, कौन कौन सा समांतर है, देखिए ये समांतर है, ये और ये ए बी समांतर है डी सी के। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए बी समांतर है डी सी के। अब नीचे आते हैं, गैर समांतर भुजाओं का कोणों का योग 180 होता है। जो गैर समांतर है उसके कोणों का योग क्या है, 180 है। जैसे देखिए, ए डी प्लस ए डी प्लस नहीं, ए प्लस डी, ए प्लस डी क्या है, 180 है। ए और डी को अगर प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और बी और सी को प्लस करेंगे तब भी 180 आएगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन समांतर नहीं है, ये एक ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये समांतर नहीं है। और इन दोनों का ए और डी का योग 180 है, और बी और सी का योग क्या है, 180 है। तो समलंब चतुर्भुज भी आपको समझ में आ गया होगा, फिगर से ज़्यादा आसानी होता है समझने में। अब पतंग समझते हैं, एक सेकेंड, अब आपको दिख रहा होगा। पतंग समझते हैं कि पतंग क्या है। पतंग बचपन में हम सब ने उड़ाया है। अब चलिए पतंग को पढ़ने की बारी आ गई है। आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है। विकर्ण लंबवत होते हैं, और लंबा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ हम फिगर बना लेते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा पतंग कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। समलंब पे लंबत पे डाल देते हैं ओ, यहाँ पे डाल देते हैं ए, यहाँ पे डाल देते हैं बी, सबसे नीचे डाल देते हैं सी, और यहाँ पे डाल देते हैं डी। नाम कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी से इसे समझते हैं।
तो इसमें क्या है, आसन कोण। आसन कोण हम जानते हैं क्या होता है, आसन कोण हमारा क्या होता है, सामने वाला। तो हमारा सामने वाला, तो आसन कहा गया, हाँ, आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है। जो आसन कोण का जो युग्म होता है वो क्या होता है, दिख नहीं रहा है, आसन कोण का जो युग्म होता है वो बराबर होता है सम्मुख कोणों का युग्म बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब बगल वाला, सम्मुख कोण ये और ये और ये क्या होता है, बराबर होता है। विकर्ण लंबत होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, लंबत होते हैं। लंबा विकर्ण, जो सबसे लंबा विकर्ण होता है, छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। ये देखिए, ये जो सबसे लंबा विकर्ण है, ये छोटे विकर्ण को क्या कर दे रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ये आपका पतंग हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो हमारा है, जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम में भी आता है, वो आपका है त्रिभुज मध्य बिंदु परिमेय। त्रिभुज मध्य बिंदु परिमेय, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चन में भी आता है, इसका थ्योरम भी है। इसको हम अलग से भी समझेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। तो त्रिभुज जो है सम बिंदु मध्य बिंदु परिमेय, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले इस थ्योरी को समझने के लिए हमें त्रिभुज चाहिए। क्यों? क्योंकि हम त्रिभुज के ही मध्य बिंदु का परिमेय जान रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और लंबा बना लूं। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। चलिए, त्रिभुज तो हमारा बन गया। अब थ्योरी के बेस पे इस त्रिभुज को समझते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलने वाला एक रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ पे एक तीसरी रेखाखंड हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक तीसरा रेखाखंड चाहिए हमें, दूसरा रेखाखंड चाहिए हमें, जो क्या होगा, हमारी समांतर होगा किसके? ए बी के। तो चलिए एक खींच लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खींच लेती हूँ, हाँ यहाँ पे खींच लेती हूँ, और इसे भी लाइन दे देती हूँ, नाम दे देती हूँ, क्या देती हूँ इसको, ए बी सी हो गया। तो इसको दे देती हूँ ई और एफ। चलिए, ई और एफ। तो यहाँ पे देखिए, ई एफ समांतर है किसके? ए बी के। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो भुजाओं के मध्य जो मिलने वाला रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो ई एफ समांतर है ए बी के। ई एफ किसके समांतर है? ई एफ समांतर है, समांतर का साइन, हाँ, समांतर है ए बी के। तो एक चीज और जान लीजिए, ई एफ जो है ए बी के समांतर भी है और ई एफ जो है ए बी के आधा भी है। ई एफ जो है हमेशा ए बी के समांतर भी होगा और इसके आधा भी होगा। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं कि ये इसके समांतर भी है और ये इसके आधा भी है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ई एफ बराबर है हमारा ए बी के। तो ई एफ बराबर है हमारा ए बी के। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो जो हमारा ई एफ है वो क्या कर रही है?
दूसरी भुजा को समांतर एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजक। तीसरी भुजा, मान लो तीसरी भुजा ये है, इधर से तो नहीं लूंगी मैं, ए सी नहीं लेती हूँ मैं, सी बी लेती हूँ। तो जो जो हमारी दूसरी भुजा है, थोड़ा लंबा में कर देती हूँ, और ई एफ, हाँ। तो अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको, तो क्या बी एफ बराबर सी एफ नहीं हो रहा? बी एफ बराबर सी एफ नहीं हो रहा? बी एफ बराबर सी एफ, तो क्या कर रहा है कि दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा तीसरी भुजा को, दूसरी भुजा के जो समांतर है, इस भुजा के जो समांतर है ई एफ, वो क्या कर रहा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है। तीसरी भुजा को क्या कर रहा है, समान दो भागों में, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया, समान दो भागों में बराबर बांट रहा है। तो ये थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार आप और देखिएगा ध्यान से, तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका हम एक अलग से त्रिभुज मध्य बिंदु परिमेय जो टॉपिक है हमारा, एक अलग से वीडियो में मैं इसको कवर करूंगी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे क्लास 9th का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मे बी आपको सारा 3 मैंने आज समझाया है, 4 समझाया है, चारों आपको समझ में आ गया होगा। टोटल मैंने 7 प्रकार समझाया है चतुर्भुज का। 7 प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है तो। बाय।